कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा था। वर्ल्ड हिस्ट्री के अब कुछ ही लेक्चर हमारे शेष बचे हुए। उसमें एक अच्छा लेक्चर है, एक अच्छा पॉइंट है। अधिनायकवाद। अगर मैं दो प्रमुख व्यक्ति के नाम, अगर बातों को मैं कहूँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बने, तो एक का नाम था मुसोलिनी और एक का नाम था हिटलर। दोनों में बहुत सारी समानता भी है और दोनों में बहुत सारी असमानता भी है। और दोनों का जो जन्म हुआ, जन्म मतलब पैदा वाला जन्म नहीं, मतलब ये कैसे बने तानाशाह, ये सब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो हमें मुसोलिनी को भी पढ़ना है, हिटलर को भी पढ़ना है। मुसोलिनी और हिटलर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और ये तानाशाह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्साई की संधि हुई, उस वर्साई की संधि के प्रावधानों को कहीं ना कहीं ना तो हिटलर अच्छा मानता था, ना ही मुसोलिनी अच्छा मानता था। क्योंकि मुसोलिनी को भी कहीं ना कहीं वर्साई की संधि से दर्द हुआ था और हिटलर का राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं इसके कारण आहत हुआ था। तो वर्साई की संधि से ये दोनों पैदा हुए। तो हम दोनों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे कि दोनों के किस प्रकार से कारण रहे और कुछ दोनों में असमानता। और इसमें हम हिटलर को ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिटलर किस प्रकार से, किस कुछ कार्य उसके जो थे जो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बना। तो एक एक करके हम दोनों कॉलम आप बना लीजिएगा। हम मुसोलिनी को लेते हैं। मुसोलिनी साहब, ये मुसोलिनी साहब इटली में तानाशाह पूर्वक शासन को तवज्जो देते हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति के कारण की बात करें तो कारण कहीं ना कहीं वर्साई की संधि को हम मानते हैं। वर्साई की संधि को मानना इसलिए जरूरी क्योंकि वर्साई की संधि में जीतने वाले कई राष्ट्र थे, जिसमें था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश और इटली। इसमें फ्रांस ने अपना बदला लिया फ्रैंकफर्ट संधि का, ब्रिटेन ने अवसरवादिता ली और अमेरिका ने व्यवहारिकता को ज्यादा ध्यान दिया और पूंजीवादी व्यवस्था का ज्यादा संरक्षण करने की कोशिश की। तो मतलब वर्साई की संधि में तीन देशों ने अपने हितों की पूर्ति करने की कोशिश की जो जीते हुए राष्ट्र थे। पर इटली का कहीं ना कहीं अपमान हुआ क्योंकि इटली चाहता था कि वर्साई की संधि जो जर्मनी के साथ में हो रही है, वो जर्मनी के साथ होने के बाद में उसके जो भी उपनिवेश अफ्रीका में है, वो अफ्रीका के उपनिवेश में कुछ उपनिवेश उसे भी मिले। और जब कुछ उपनिवेश उसको नहीं दिए गए और साथ में 1915 में जो गुप्त संधि लंदन में हुई थी, उस गुप्त संधि के तहत एडियाटिक सागर का जो फ्यूम बंदरगाह देने की बात की गई थी, वो जब नहीं मिला तो स्वाभाविक रूप से जर्मन का राष्ट्रवाद आहत हुआ। और जर्मन का राष्ट्रवाद जब आहत हुआ तो धीरे 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 जर्मन जनता का, जर्मन लोकतंत्र से, इटली की जनता का राष्ट्रवाद आहत हुआ क्योंकि दो चीजें उसको नहीं मिली, ना तो अफ्रीका में उपनिवेश, ना ही फ्यूम बंदरगाह। जब दोनों ही नहीं मिला तो स्वाभाविक रूप से इटली का राष्ट्रवाद आहत हुआ। और इटली का राष्ट्रवाद जब आहत हुआ तो उनका लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर से क्या हुआ, धीरे धीरे विश्वास उठना शुरू हुआ। और इसी विश्वास को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? मुसोलिनी। और भी कई कारण थे। तो एक कारण कौन सा था? वर्साई की संधि। अब अगर हम दूसरा कारण की अगर बात करें तो दूसरा कारण था भैया, लिखिए पॉइंट, इथियोपिया के साथ युद्ध में हार। इथियोपिया के साथ युद्ध में हार हुई थी 1895 में। इथियोपिया के साथ में जब इटली का एकीकरण हुआ और इटली का एकीकरण पीडमांड सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ
तो उसके बाद में इटली के शासक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की, और अपने साम्राज्य को जब बढ़ाने की कोशिश की तो अफ्रीका में उपनिवेश बढ़ाने की कोशिश की। और अफ्रीका का एक प्रमुख देश था इथियोपिया, और इथियोपिया के साथ में युद्ध लड़ा। एक यूरोपीय कंट्री को एक पिछड़े हुए महाद्वीप के एक पिछड़े हुए देश ने जब युद्ध में हरा दिया तो इटली की जनता कहीं ना कहीं दुखी हुई। जब इटली की जनता दुखी हुई तो हमें दिखाई दिया कि भैया इथियोपिया के युद्ध ने जो राष्ट्रवाद को बढ़ाया वो भी कहीं ना कहीं मुसोलिनी के उदय का कारण है, क्योंकि मुसोलिनी अपने भाषणों में, अपने वक्तव्य में लगातार इस बात को वो दोहराता था कि भैया जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में हमारे राष्ट्रवाद ने को कहीं ना कहीं बहुत अधिक झंझोड़ कर दी। और यही बातें कहीं ना कहीं मुसोलिनी के पैदाइश का कारण बने। और भी कारण थे, और भी कारण में यदि हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो परिस्थितियां थी आर्थिक रूप से, तो आर्थिक परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं मुसोलिनी के उदय का कारण बनी। युद्ध हुआ, और युद्ध हो जाने के बाद में इटली ने बहुत अधिक खर्च भी किया, और इटली ने खर्च किया, साथ में उसको युद्ध में बहुत अधिक नुकसान भी झेलना पड़ा। और नुकसान झेलने के कारण जो मुद्रा स्फीति थी वो स्फीति लगातार बढ़ती चली गई। मतलब महंगाई दर क्या होती चली, लगातार बढ़ती चली। लोगों का जीवन कठिन होते जा रहा था, पर सरकार उसको कम करने में उतना सफल नहीं हो पा रही थी, और इसी बात को मुसोलिनी ने लगातार उठाते चले गए। जब वो लगातार उठाते चले गए तो स्वाभाविक रूप से किसका जन्म हुआ, मुसोलिनी का। क्योंकि मुसोलिनी कहता था कि मैं जब आऊंगा तो इन महंगाई दर को रोकने की कोशिश करूंगा। यदि हम चौथा कारण देखें, तीसरे कारण के बाद में चौथा कारण, तो साम्यवाद का विरोध, साम्यवाद का डर। साम्यवाद का डर दिखा दिखा के भी मुसोलिनी ने अपनी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश की। क्योंकि भैया इटली में व्यापारी भी थे, और व्यापारी थे तो स्वाभाविक रूप से वो पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर चलते थे, पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चलते थे। और जब पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चलते थे तो स्वाभाविक रूप से अगर यहाँ पर साम्यवाद आ जाएगा तो यहाँ पर पूंजीवाद क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो व्यापारियों को क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से वो लगातार बोलता था कि भैया मैं अगर आऊंगा तो साम्यवाद को आने नहीं दूंगा, आप मुझे समर्थन दो। तो लगातार जनता को भी, लगातार पूंजीपति या पूंजीवादी विचारधारा लोग को समर्थन देने वाले लोगों को भी डर दिखा दिखा कर भी मुसोलिनी ने क्या की, अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश की। तो ये बने मुसोलिनी के कहीं ना कहीं आगमन का कारण। साथ में वहां पर जो शासन पद्धति थी, अगर हम देखें तो शासन पद्धति और उसके कुछ कानून, उस कानून ने भी कहीं ना कहीं क्या किया, मुसोलिनी को आगे आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसा, उसने एक कानून बनाया, और कानून बनाकर कहा कि यदि कोई भी पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो पार्टी अपने आप 2/3 बहुमत को लेकर चलेंगी। और उसके बाद में धीरे से उसने क्या किया, एक कानून बनाया और कहा कि जितने भी सदस्य रहेंगे उसको एक पार्टी का समर्थन करना होगा, और जब वो पार्टी का समर्थन करेंगे, फासीवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, वो ही व्यक्ति संसद में आ सकता है। और इस रूप में उसने धीरे धीरे एक ही विचारधारा के लोगों को अपने शरण में लाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं कानून ने भी कहीं ना कहीं मुसोलिनी को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसोलिनी वाकपट्टू किस्म का था, और उसका जो कार्य करने का कुछ जो सिद्धांत था वो सिद्धांत थोड़ा सा अलग। वो लोकतंत्र को नहीं मानता था, वो बुद्धिवादी व्यक्तियों को नहीं मानता था। वो लोकतंत्र को नहीं मानता, मतलब उसका कहना था कि लोकतंत्र कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा का बस है, वो सामान्य जन की इच्छा को पूर्ति नहीं करता। बुद्धिवादी व्यक्ति वो कहता था कि बुद्धिवादी व्यक्ति जो रहते हैं वो तर्क करते, और तर्क करते तो मतलब वो हमेशा नकारात्मकता ज्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश करते, किसी भी बात की सकारात्मकता को जाने भी नहीं। तो भैया वो बुद्धिवादी व्यक्ति का विरोध करता था, वो व्यवस्था का विरोध करता था, वो गुप्तचर व्यवस्था पर ज्यादा विश्वास करता था, लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश करता था। पुलिस राजतंत्र पर ज्यादा उसका विश्वास था कि लोगों को अगर अनुशासित करना है
तो कानून से नहीं बल्कि पुलिस के दंडों से होगा। तो ये सब उसके शासन करने की पद्धति थी। प्रारंभ में हिटलर और मुसोलिनी एक दूसरे को संशय की नजर से देखते थे, पर कुछ ऐसी घटना घटी जो मुसोलिनी और हिटलर को दोनों को एक दूसरे के पास में भी लाई। तो मुसोलिनी के पैदा होने के कारण ये हमने देखा। अब मुसोलिनी पैदा हुआ तो मुसोलिनी के बाद में हिटलर भी पैदा हुआ, और हिटलर जो पैदा हुआ वो हिटलर मुसोलिनी से ज्यादा व्यापक रूप में पैदा हुआ। उसका असर भी बहुत अधिक पड़ा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 तक के, तो इटली पहले ही हार गया, पर जर्मनी लगातार युद्ध लड़ते रहा। और जर्मनी के जो तानाशाह नेता थे जिनका नाम था हिटलर, उनके जन्म का कारण कहीं ना कहीं माना जाता है वर्साई की संधि को, पर एकमात्र कारण नहीं। वर्साई की संधि को क्यों माना जाता है? वर्साई की संधि ने यहाँ के राष्ट्रवाद को आहत किया, और राष्ट्रवाद को आहत करके इतना ज्यादा तोड़ दिया कि भैया वो हिटलर जो प्रथम वर्ष विश्व युद्ध में अपनी सहभागिता देकर घायल हुआ था, वो घायल हो जाने के बाद में अस्पताल में भर्ती था। उसने जैसे ही सुना कि वर्साई की संधि हो गई और राष्ट्र हमारे देश के लोगों ने उस वर्साई की संधि को मान लिया, अपमानजनक संधि को मान लिया, तो हिटलर उठते से ही धीरे 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 उसने नाजी सेना को इकट्ठा करने की कोशिश की। वर्साई की संधि बहुत अपमानजनक थी, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। वर्साई की संधि के साथ में उसका जो उदय का प्रमुख रूप से कारण था वो था वाइमर गणतंत्र। वाइमर एक जगह है, वहां पर कुछ लोगों ने मिलकर एक गणतंत्र स्थापित करने की कोशिश की। तो वाइमर गणतंत्र जो चला, और इस वाइमर गणतंत्र के कुछ प्रावधानों ने भी हिटलर को कहीं ना कहीं क्या की, कहीं ना कहीं तवज्जो दी, कहीं ना कहीं बढ़ने का मौका दिया। कुछ गलत प्रावधान नंबर 1 ये था कि जब भी आपातकाल की स्थिति आएगी तो राष्ट्रपति अपने विवेक से आपातकाल को लागू कर सकता है, मतलब उसको किसी और की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है, और इस कंडीशन में मौलिक अधिकार जो रहेंगे उसका पूरी तरह से नाश हो जाएगा, वो मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे। दूसरी बात, वाइमर गणतंत्र जो था वो 1919 से लेकर 1933 तक के लगभग 21 बार बदलते रहे, मतलब सरकारें लगातार बदलते रहे। सरकारें जब लगातार बदलते चली गई तो स्वाभाविक रूप से वाइमर गणतंत्र और गणतंत्र जब स्थिर ही नहीं रहा तो लोगों का विश्वास उठने लगा कि भैया इससे अच्छा तो तानाशाही पूर्वक जीवन जीना अच्छा। तो आपातकालीन कंडीशन की वजह से हिटलर ने क्या किया, 1933 में जैसे ही प्रधानमंत्री बना तो उसने आपातकालीन व्यवस्था लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया, और धीरे धीरे पूरी की पूरी शक्ति राष्ट्रपति के अधीन अपने अधीन ला ली। और जब अपने अधीन ला ली तो धीरे धीरे उसने तानाशाही पूर्वक शासन करना शुरू किया। तो वहीं गणतंत्र की अस्थिरता भी कहीं ना कहीं अस्थिरता भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में चुभने लगी, और इस बात का फायदा हिटलर ने उठाया। और जब हिटलर ने उठाया तो वो हर जगह पर बोलता था, वर्साई की संधि के विषय में तो हर जगह बोलता ही था, वो वाइमर गणतंत्र की हमेशा गलती और फेलियर को भी वो हमेशा दोहराता था और बोलता था कि भैया इसके कारण हम पीछे हो। तीसरा कारण 1929 की विश्व मंदी। जैसे तैसे 1919 के बाद में वाइमर गणतंत्र शासन कर रहा था, और धीरे धीरे अमेरिकी की कर्ज के बदौलत लगातार वो अपनी अवसंरचना का निर्माण कर रहा था, अपनी मुद्रास्फीति को कम करने की कोशिश कर रहा था, नई मुद्रा को छापकर अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे ही 1929 की मंदी आई, वाइमर गणतंत्र का खोखला चेहरा सामने आ गया, अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर गई और महंगाई दर फिर से बढ़ गई। और इसी बात को लेकर हिटलर ने यह कहना शुरू किया कि हमारी अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था होने के कारण से जुड़ने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई। यदि हम खुद रहकर अगर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते, अगर आत्मनिर्भर बनाते, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रहती, मजबूत रहती। ये बात हमेशा कहता था। तो ये बात भी कहीं ना कहीं क्या रही, हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जनता का विश्वास बढ़ते चल गया। दूसरी बात, वो बोलने में बड़ा चतुर था,
कार्टूनिस्ट भी था, मिमिक्री भी अच्छा करता था, मतलब हर क्वालिटी भी थी। पर कुछ कंडीशन थी जो वर्साई की संधि के अलावा थी, जो उसके उदय में महत्वपूर्ण कारण हुई। अगला उसने जो हमेशा बात बोली, उसमें से एक बात था उसका जो पद्धति थी, साम्यवादियों का भय दिखाना। साम्यवादियों का भय दिखा दिखाकर उसने बहुत सारी चीजों को भारत अपने देश में भी कंप्लीट करवाया और विदेशों से समर्थन भी प्राप्त किया। जैसे इटली ने किया, तो इटली ने क्या किया था, पूंजीपतियों को डर दिखाया और पूंजीपतियों को डर दिखाकर कहा कि यदि आप मुझे समर्थन नहीं दोगे तो स्वाभाविक रूप से जनता में आपके प्रति विरोध आएगा और वो समाजवाद की तरफ चलेंगे। तो आप मुझे समर्थन दीजिए तो मैं जनता की मनोकामना को भी पूरी कर दूंगा, तो स्वाभाविक रूप से वो समाजवाद की तरफ जाएंगे ही। ऐसा ही इसने किया, पर इसने लार्ज स्केल पर किया। इसने अपने अंदर, मतलब देश के अंदर समाजवाद का भय तो दिखाया, साथ में ब्रिटिश और फ्रांस को भी दिखाया और बताया कि भैया अगर आपने मुझे समर्थन नहीं दिया तो स्वाभाविक रूप से आपके यहाँ भी 1917 की तरह, रूस की तरह बेल्शेविक क्रांति हो जाएंगी। और जब क्रांति हो जाएंगी तो कोई व्यापार नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, राज्य ही सर्वोच्च हो जाएगा। और जब राज्य ही सर्वोच्च हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से समाजवाद आ जाएगा, तो पूंजीवादी विचारधारा का पूरा तरह से समापन आ जाएगा। ये लगातार भय दिखा था और भय दिखा दिखाकर उसने लगातार समर्थन प्राप्त करने की भी क्या की, कोशिश की। और इसी के बाद में एक और महत्वपूर्ण जो उसके उदय में कारण रहा, वो हमेशा यहूदी विरोधी था। और उसका कहना था कि यहूदी जो जर्मनी की जनता का कुछ ही भाग है, पर एक बड़े ओहदे को लेकर वो बैठा हुआ है और लेकर बैठने के बावजूद उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाया नहीं, इसलिए हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे। यदि वो अपनी भूमिका को अच्छे से निभाते तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतते और वर्साई की संधि जैसी अपमानजनक संधि को पर हमें हस्ताक्षर करने की नौबत नहीं आती। और ये बात कह कहकर लगातार यहूदियों का विरोध कर करके उसने समर्थन जुटाने की कोशिश की। तो ये कुछ कारण रहे हिटलर के उदय के। पर हिटलर जैसे ही 1933 के करीब करीब बैठा, तो उसके बाद में हिटलर और इटली के शासक के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि हिटलर को हमेशा इटली संशय की नजर से देखता था कि क्योंकि जो हिटलर था वो भी साम्राज्यवाद का समर्थक था, इटली भी साम्राज्यवाद का समर्थक था, परंतु हिटलर के पास में अर्थात जर्मनी के पास में संसाधनों की ज्यादा बहुलता थी, इसकी तुलना में इटली के पास कम थी। तो इटली को हमेशा डर लगता था कि हिटलर अपने साम्राज्य में इटली को मिला लेगा। पर जैसे ही इथियोपिया के ऊपर आक्रमण किया मुसोलिनी ने, और मुसोलिनी ने आक्रमण करने के बाद में उस क्षेत्र को प्राप्त किया, तो पूरे पूंजीवादी देशों ने उसका विरोध किया। पर एक देश जिसको अपने मित्र बनाने की दरकार थी, उसको मित्र की एक जरूरत थी यूरोप में, उसने उसका समर्थन किया और उसी के बाद में हिटलर और जर्मनी दोनों देश क्या बन गए, मित्र बन गए। और समर्थन किसने किया था, जर्मनी ने। और यहीं से ध्रुवीय राष्ट्र की क्या हुई, शुरुआत हुई। और ध्रुवीय राष्ट्र की शुरुआत होगी। हिटलर लगातार हर शक्ति को डराता था और डराकर अपनी बातों को निकालने की कोशिश करता था। यही बात कहते कहते उसने क्या किया, सुडेटरलैंड पर आक्रमण किया और कहा कि भैया ये जो क्षेत्र है ये जर्मनी बहुल क्षेत्र है, तो ये जर्मनी में होना चाहिए। चेकोस्लोवाकिया पर भी इसी बात को कहते कहते उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और लास्ट में जब बहुत ज्यादा तुष्टीकरण की नीति आ गई, बहुत ज्यादा भय दिखाकर तुष्टीकरण करने की कोशिश की गई, तो उसकी भी पराकाष्ठा जब होने लगी, तो तब जाकर पोलैंड जो देश, उसने कहा कि यदि फ्रांस और ब्रिटेन हमारी सहायता नहीं करेंगे तो जर्मनी के क्षेत्र बनने में हमें समय नहीं लगेगा। तब जाकर ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा मिलकर ये आश्वासन पोलैंड को दिया जाता है कि यदि पोलिश गलियारे पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण किया जाएगा तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। और जैसे ही पोलिश गलियारे पर 1939 को आक्रमण किया जाता है, किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा, तो हमें दिखाई देता है कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। तो यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं।